पहली सुर्खी संसद से है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, लेकिन कल की तरह आज भी धन्यवाद से ज्यादा प्रधानमंत्री का जोर कांग्रेस को घेरने पर रहा। 1 घंटे 26 मिनट के भाषण में शुरू के 30 मिनट तो प्रधानमंत्री सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहे। उसके बाद कांग्रेस को अर्बन नक्सल से लेकर विकास विरोधी तक के तमाम तमगे देते रहे। सबसे ज्यादा चर्चा भाषण के उस हिस्से की हुई जिसमें वो 8 बार बताते हैं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता। कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस ना होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। प्रधानमंत्री की वाकपटुता का सबको पता है। कब कहां किस बात से बातों को कनेक्ट करना है ये भी बखूबी जानते हैं। पंजाब के लिए 1984 की याद दिलाई, गोवा की आज़ादी के लिए नेहरू को कोसा, यूपी के लिए 3 तलाक का जिक्र किया ताकि चुनावी राज्यों में मैसेज दिया जा सके। और विरोधी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये धन्यवाद प्रस्ताव से ज़्यादा चुनावी भाषण जैसा लग रहा था। डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, थोड़ी घबराहट है, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, तो झूठ फैलाया हुआ है, तो अंदर डर तो होगा। और वो दिखा, वो पार्लियामेंट में दिखा, मतलब पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में। मगर बीजेपी ने जो किया, उनके जो वायदे थे, उनके बारे में तो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं। पक्ष विपक्ष की अपने अपने मुद्दों पर बहस है, लेकिन एक मुद्दा जिसको हम जरूरी समझते हैं वो है रोजगार का मुद्दा। आज प्रधानमंत्री उस पर भी बोलिए, सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस सदन में आदरणीय सदस्यों ने रोजगार के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं, कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए हैं। कितनी जॉब क्रिएट्स हुई है ये जानने के लिए ईपीएफओ पैरोल, ये ईपीएफओ पैरोल सबसे विश्वस्त माध्यम माना जाता है। साल 2021 में लगभग 1 करोड़ 20 लाख नए ईपीएफओ के पैरोल पे जुड़े। और ये हम न भूलें, ये सारे फॉर्मल जॉब से, मैं इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा, फॉर्मल जॉब से। और इनमें भी 60-65 लाख 18 से 25 साल की आयु के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र पहली जॉब की है, यानी पहली बार
जॉब मार्केट में उनकी एंट्री हुई है। आदरणीय सभापति जी, रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के पहले की तुलना में कोविड रिस्ट्रिक्शन खुलने के बाद हायरिंग दोगुनी बढ़ गई है। नेस्कॉम की रिपोर्ट में भी यही ट्रेंड की चर्चा है। इसके अनुसार 2017 के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब, नेस्कॉम का कहना है, 27 लाख जॉब्स आईटी सेक्टर में, और ये सिर्फ स्किल की दृष्टि नहीं, उससे ऊपर के लेवल के लोग होते हैं जिनको रोजगार प्राप्त हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से वजह से भारत के ग्लोबल एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है और उसका लाभ रोजगार के क्षेत्र में सीधा सीधा होता है। आदरणीय सभापति जी, साल 2021 में, यानी सिर्फ एक साल में, भारत में जितने यूनिकॉर्न्स बने हैं वो पहले के वर्षों में बने कुल यूनिकॉर्न से भी ज्यादा है। और ये सब रोजगार की गिनती में अगर नहीं आता है तो फिर तो रोजगार से ज्यादा राजनीति की चर्चा ही मानी जाती है। प्रधानमंत्री ने रोजगार के लिए IPFO के खातों के बारे में बताया, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनियों में रोजगार की बात की और अपने आंकड़े बताए। पर कुछ और आंकड़े हैं जिसका जिक्र जरूरी है। पिछले हफ्ते ही CMIE ने बेरोजगारी को लेकर आंकड़े जारी किए। बताया कि देश में 3 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हैं। खुद सरकार के आंकड़े कहते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले 8.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। 5 फरवरी को खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि अकेले रेलवे में ही 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। सरकार को इन पदों को भरने की दिशा में भी काम करना चाहिए। अगली सुर्खी भी संसद से है। कल लोकसभा में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण से जुड़ी है ये सुर्खी। प्रधानमंत्री ने पहले लॉकडाउन पर मची भगदड़ को कांग्रेस और विपक्षी सरकारों के मत्थे मढ़ा। क्या कहा था एक बार फिर सुन लीजिए, फिर आपको प्रतिक्रियाओं से 2-4 करवाते हैं। सब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया, अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। संसद के पटल पर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोगों ने उस वक्त मुंबई में मजदूरों को मुफ्त में टिकट दिया ताकि महाराष्ट्र का बोझ कम किया जा सके। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी ऐसे ही आरोप लगाए गए और इसके बाद ट्विटर पर वाद विवाद शुरू हो गया। पीएम के भाषण पर दिल्ली के सीएम का जवाबी ट्वीट आया। इस पर यूपी के सीएम योगी ने सुनो केजरीवाल वाला ट्वीट किया। जवाब में केजरीवाल ने सुनो योगी वाला ट्वीट भी किया। देश के 2 मुख्यमंत्रियों के बीच हुए सार्वजनिक संवाद पर कई लोगों ने पूछा, ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी मर्यादा है। कांग्रेस ने भी पलटवार कर पूछना शुरू कर दिया कि जब अचानक हुए लॉकडाउन में सब बंद था तो फिर हालात कैसे बिगड़े, और केंद्र सरकार मुफ्त में मजदूरों को रेल यात्रा करा रही थी तो कांग्रेस ने कैसे टिकट दिया। इस सदी का सबसे बड़ा पाप अगर किसी ने किया हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जब रात को 8 बजे आकर 12 बजे तक का समय दिया, 4 घंटे में एक लॉकडाउन घोषित कर दिया। न सोचा दिहाड़ी मजदूरों के बारे में, न सोचा उन लोगों के बारे में जो रोज कमाने जाते हैं और शाम को आकर अपना अनाज खरीद के खाना बनाते हैं। कुछ सोचे बगैर, उनको कोई सहारा सपोर्ट दिए बगैर
आपने लॉकडाउन घोषित कर दिया और आज आप इनको देखिए कि बिना कोई शर्म नहीं है, आकर बोलते हैं कि कांग्रेस ने मदद क्यों की मजदूरों की। अरे आपकी तरह हम थोड़े ही हैं कि बेसहारा छोड़ दें मजदूरों को। अगली सुर्खी चुनावी राज्य यूपी से है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अखिलेश यादव के समर्थन में सभा करने पहुंची। बंगाल की तरह यहां भी खेला होबे का नारा दिया और ठीक वैसे ही फुटबॉल लोगों के बीच उछाल दी। इसके बाद ममता बनर्जी ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। आज बीजेपी हिंदुस्तान के लिए एक खतरा पार्टी बन गया है। अगर आप खतरा से निभा सकता है तो आपको ही अपना पाय पे खड़ा होना पड़ेगा। हम तो मां बहन को रिक्वेस्ट करने चाहूंगी, मिनती करने चाहूंगी कि आप लोग हमारा देश को आगे ले गया, आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग इकट्ठा हो जाए तो ये बीजेपी हार जाए। ममता के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान आया, सुनिए। तो पत्रकारों से सुनने को मिला है कि कुछ लोग बंगाल से आ रहे हैं, अखिलेश जी का समर्थन कर रहे हैं। सुना है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि अखिलेश जी को समर्थन दो। मतलब अब सपा का यह हाल हो गया है कि सबको बुलाना पड़ता है उत्तर प्रदेश की जनता को बतलाने के लिए कि समर्थन दो, समर्थन दो। अगली खबर भी यूपी से ही है। पहले चरण के चुनाव से ठीक 2 दिन पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया। क्या बड़ी बातें हैं इसकी? पहला तो इस बार बीजेपी के संकल्प पत्र का कवर बदल गया। 2017 में कवर फोटो पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा कलराज मिश्र, उमा भारती और तब के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर थी। लेकिन इस बार बाकी चेहरों को कवर फोटो पर जगह नहीं मिली। फोकस प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर रहा। घोषणा पत्र गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जारी हुआ। बड़े वादे क्या हैं? 10 लाख लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिए जाएंगे। कॉलेज जाने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी, होली दीपावली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त में 2 सिलेंडर। इसके अलावा सरकार बनने पर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, लव जिहाद पर 10 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना। ये कुछ हाईलाइट्स हैं। अब सपा के खेमे में चलते हैं। अखिलेश यादव शुरू से कह रहे थे कि जब बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा तब हम भी ले आएंगे, और वही हुआ। समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। कई वादे किए। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा किया, 300 यूनिट फ्री बिजली, 12वीं पास विद्यार्थियों को लैपटॉप और गन्ना को किसानों को 15 दिन में भुगतान जैसे वादे। बीपीएल परिवार के सभी 2 पहिया मालिकों को हर महीने 1 लीटर पेट्रोल, ऑटो चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल और 6 किलो सीएनजी मुफ्त देने का वादा भी कर दिया। तो किसी ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा ट्विटर पे कि इन सबके घोषणा पत्र देख के ये लग रहा है कि आदमी बस वोट डालने का काम करे, बाकी सब चिंताएं ये पॉलिटिकल पार्टियां कर लेंगी। अगली सुर्खी उत्तराखंड से है, जहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनकी एक क्लिप वायरल हुई क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम से वर्ड प्ले करते हुए पुष्पा फिल्म को याद किया और वही डायलॉग बोला जो आजकल खूब चल रहा है। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। आखिरी सुर्खी दुखद है। 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में एवलांच आया था। भारी बर्फबारी के बीच पेट्रोलिंग में 7 जवान लापता हो गए थे। उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। आज 7 जवानों की शहादत की खबर आई। एवलांच साइट पर 7 बॉडी रिकवर हो गई। नामों की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सेना की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया कि सभी शवों को आगे की औपचारिकता के लिए निकटतम आर्मी अस्पताल भेजा जा चुका है। जब भी आप इन घटनाओं को सुने तो ये याद रखें कि हमारे देश के जो सशस्त्र बल हैं वो किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों के बीच, किस तरह की प्रतिकूलताओं के बीच देश की सरहदों की रक्षा करते हैं।